charge on colored particles. Each colored solution have specific charge on their particles. This charge may be positive or negative. For example, this is a colored solution. There may be positive charge or may be negative charge. But each solution have same charge on each particles. This is positive charge colloidal solution and this is negative charge colloidal solution. अब इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव है तो सबके ऊपर सेम चार्ज होता है, तो उसका बेनिफिट क्या है, होना जरूरी क्यों है? क्योंकि सेम चार्ज होने की वजह से क्या होगा, इनमें आपस में रिपल्सन होगा। कॉलर पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्टेबल होने का रीजन भी यही है, इनके ऊपर चार्ज होना चाहिए। अगर बिना चार्ज के कोई कॉलर सॉल्यूशन है तो वो बिना चार्ज का या न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होगा उस न्यूट्रल सॉल्यूशन में कॉलर जो है वो अनस्टेबल रहेगा। चार्ज होने की वजह से क्या होगा कि उनके ऊपर सेम चार्ज होने की वजह से इनमें रिपल्सन होगा और रिपल्सन होने की वजह से ये जो है एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, इनका एग्रीगेशन हो जाता है, एक कॉलर के ऊपर दूसरा कॉलर पार्टिकल डिपोजिट होता चला जाएगा और डिपोजिट होने की वजह से वो हैवी हो जाएगा और ग्रेविटी की वजह से नीचे बॉटम में सेटल हो जाएगा, यानी कोगुलेशन हो जाएगा। तो इसलिए चार्ज होना भी बहुत नेसेसरी है। अगर चार्ज नहीं होगा तो वो कॉलर सॉल्यूशन अनस्टेबल रहेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए ये चार्ज होना जरूरी है। अब बात करते हैं कॉलर के ऊपर जो चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है या किन कंडीशन में आता है। बहुत से एग्जांपल है, आपकी बुक के अंदर टेबल बनी हुई है, नेगेटिव चार्ज वाले कॉलर सॉल्यूशन, पॉजिटिव चार्ज वाले कॉलर सॉल्यूशन, दोनों का एक जो है टेबल कंपेरेटिव टेबल भी बनी हुई है। अब ये चार्ज आने का रीजन क्या है? फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन बताता हूँ मैं आपको कॉलर सॉल्यूशन बनाने की। जैसे AgNO3 सॉल्यूशन जो है इसकी रिएक्शन करवाते हैं KCl के साथ। जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा KI ले लेते हैं, जो कलर इसका विजिबल इजीली होता था, तो AgI ले लेते हैं। AgNO3 की रिएक्शन करवाई KI के साथ में तो AgI बन गया और साथ में KNO3 ये बनता है। तो ये तो है कॉलर सॉल्यूशन बनेगा AgI का, इसका सॉल्व बन जाता है AgI का सॉल्व। ये सॉल्व टू टाइप्स का हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज वाला और नेगेटिव चार्ज वाला। पॉजिटिव चार्ज वाला जो बनता है सॉल्व, उसका फॉर्मूला अपना यहाँ लिख सकते हैं Ag, मतलब ये जो सॉल्व बन रहे हैं टू टाइप्स के हो सकते हैं, AgI ऑब्लिक Ag। ऑब्लिक के साथ में जो उसके ऊपर डिपोजिट हो रहा है वो पॉजिटिव वाला का, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला कलर बन गया और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, और दूसरा वाला जो है इसको ऐसे डिनोट करेंगे। यानी जो इसके ऊपर डिपोजिट होने वाला जो आयन है कॉलर पार्टिकल्स पर, जो आयन डिपोजिट होगा, डिपोजिट मीन्स एब्जॉर्ब होगा, तो वो आयन उसी में से जो कंस्टिट्यूएंट आयन है उन्हीं में से कोई एक आयन होगा। अब ये बनाना है अपन को, पॉजिटिव वाला बनाना है और नेगेटिव वाला बनाना है, तो किस पे डिपेंड करेगा, कैसे बन सकता है? तो ये डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पर जो है वो प्रोसेस क्या लिया है। देखो AgNO3 में KI मिलेंगे या KI में AgNO3 मिलाएंगे तो रिएक्शन तो वही होगी, सेम AgI ही बनेगा, बट चार्ज कैसा आएगा वो डिपेंड करता है आपने किसके अंदर किसको मिलाया है। आपने ले लिया यहाँ पर AgNO3, ठीक है, ये AgNO3 ले लिया और इसके अंदर आप मिक्स कर रहे हैं KI, पोटेशियम हाइड्राइड। तो एक तरीका ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये होगी। और सेकंड जो है वो ये हो जाएगी, सेकंड तरीका जो है इसका कि हमने सॉल्यूशन जो लिया वो पहले KI का लिया है और ऊपर से जो मिक्स कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो AgNO3 कर रहे हैं। तो इस
इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में Ag के आयन यहाँ पे बहुत सारे हैं, एक्सेस में है, और ऊपर से जो आ रहा है Ki वो लिमिटेड आ रहा है। अपन को जो सॉल्व बनाना है वो AgI का जो बनेगा सॉल्व वो AgI का बनेगा। तो Ag और I में से आप देखेंगे Ag तो यहाँ पर भरपूर है, बहुत सारे Ag है, सिल्वर आयन बहुत सारे हैं, और आयोडाइड आयन यहाँ से लिमिटेड आ रहे हैं, ड्रॉप ड्रॉप करके हम ऊपर से डाल रहे हैं इसमें आयोडाइड आयन, तो वो लिमिटेड आ रहे हैं। तो इस वजह से AgI जो बनेगा इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो Ag का आएगा, क्योंकि जो जैसे AgI का कॉलर पार्टिकल बनता है तो उसके ऊपर Ag के आयन जो है क्योंकि एक्सेस में है तो चारों तरफ से इसको कवर कर लेते हैं। तो ये इस तरह से बनेगा। इसको मैं और तरीके से बता दूं, इस तरीके से इसको चारों तरफ से जो है ना कॉलर पार्टिकल को चारों तरफ से सिल्वर आयन ने कवर कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इसका जस्ट अपोजिट इसमें हो जाएगा, अंदर जो है सॉल्यूशन में Ag एंड I में से I एक्सेस में है, तो जैसे ही Ag I का एक मॉलिक्यूल बनता है, कॉलर पार्टिकल बनता है, तो चारों तरफ से जो है इसको I आयोडाइड आयन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला कॉलर बन जाएगा। तो ये इसके ऊपर चार्ज आने का जो है आने का प्रोसेस है। हाँ, तो कॉलर पार्टिकल बन गया और उसके ऊपर एक चार्ज आ गया। तो चार्ज जो आया किसी एक आयन का इसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन हो गया। कॉलर पार्टिकल्स की सरफेस पर जो किसी चार्ज पार्टिकल्स का चार्ज आयन का एब्जॉर्प्शन हो गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक चार्ज आ गया। तो ये आपके सामने एक पॉजिटिव चार्ज वाला कॉलर सॉल्यूशन है, कॉलर पार्टिकल का। अब ये ऐसा नहीं कि इसके ऊपर पॉजिटिव है जो ऐसा पूरा ही रहेगा, इसके ऊपर इसके ऑपोजिट चार्ज वाला जो है नेगेटिव वाला आयन भी इसके साथ साथ आ जाता है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सिल्वर आयन जो है इसके ऊपर एब्जॉर्ब हुए हैं, तो इसके साथ साथ इसका ऑपोजिट चार्ज वाले जो आयन है जैसे आयोडाइड आयन है वो भी इसके ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। इस तरीके से ये डबल लेयर बन गई, चार्ज आयन की डबल लेयर बन गई। तो डबल लेयर बन गई तो इसी को हम हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, कुछ टर्म्स है इसके अंदर जो यूज हो रही है, तो हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये अपना AgI का ये कॉलर पार्टिकल है। इस कॉलर पार्टिकल के चारों तरफ सिल्वर आयन की एक लेयर बन गई पॉजिटिव चार्ज वाली, और इसकी दूसरी सेकंड लेयर जो बनी है वो आयोडाइड आयन की नेगेटिव चार्ज वाली लेयर बन गई। तो इस डबल लेयर को हम हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहेंगे। अब होता क्या है, इसमें दो लेयर बन गई। इनमें फर्स्ट लेयर जो होती है वो फिक्स लेयर होती है, ठीक है, एंड सेकंड लेयर जो होती है मोबाइल लेयर होती है, यानी वो चेंज हो सकती है। इसको डिफ्यूज लेयर कहते हैं। ये फर्स्ट लेयर जो होती है ये तो है फिक्स लेयर, एंड सेकंड लेयर जो है वो ये डिफ्यूज लेयर है, यानी ये चेंज होती रहती है, एक जैसी बनी नहीं रहती है, ये चेंज होती रहती है। तो ये डिफ्यूज लेयर है। तो दोनों लेयर तो बन गई। अब आप देखेंगे यहाँ पर चार्ज दोनों के ऊपर डिफरेंट है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दोनों के बीच में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो पॉजिटिव वाली लेयर और नेगेटिव वाली लेयर, इन दोनों के बीच में जो लेयर में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, इस डिफरेंस को हम जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो डबल लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस the charged particles
moving towards electrode in solution is called electrophoresis. ये आपके सामने एक U शेप की एक ट्यूब ली हुई है। इस ट्यूब के अंदर कलर्ड सॉल्यूशन को अंदर भर दिया है और इसमें बहुत से कलर्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कलर्ड सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन को भरा इसमें इस U शेप की ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। एक इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, इसको कैथोड कहेंगे, और सेकंड जो है जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है उसको एनोड कहेंगे। तो जो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, और इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है तो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स है उसको पता करना है कि ये पार्टिकल्स किस चार्ज वाले हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज अपन कलर्ड सॉल्यूशन बना दिया है। अब उसको बनाने के बाद में हमें ये पता करना है कि कलर्ड सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज कैसा है, वो पॉजिटिव चार्ज कलर्ड सॉल्यूशन है या नेगेटिव चार्ज कलर्ड सॉल्यूशन है, उसका पता करने के लिए ये इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो बना हुआ सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को इस U शेप की ट्यूब में डाल देते हैं और फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो चार्ज पार्टिकल्स है उनका मूवमेंट किस इलेक्ट्रोड की तरफ होगा, उससे हम उसका पता करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज कलर्ड सॉल्यूशन है और पॉजिटिव चार्ज कलर्ड सॉल्यूशन है। तो फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो इसके अंदर नेगेटिव वाले अगर कलर्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो इन सब का मूवमेंट जो होगा वो, क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ से रिपल्सन होगा और ये पॉजिटिव है तो यहाँ इनका सबका अट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से ये अट्रैक्ट होंगे। इस तरह इन सबका मूवमेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और ये सब जाके कहाँ यहाँ आके इकट्ठे होंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आके कलेक्ट हो जाएंगे सारे चार्ज पार्टिकल्स जो है वो सारे इस ऑपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ आके कलेक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से ये तो खाली रहेगा और इसके ऊपर कलेक्ट हो रहे हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि जो कलर्ड सॉल्यूशन है वो कलर्ड सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज वाला कलर्ड सॉल्यूशन है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। अब इसके अंदर एक चीज और आती है कि अगर हम इनके बीच में, जैसे ये तो आपको यहाँ दिख रहा है, अगर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसमें लगा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको शॉर्ट में SPM कह सकते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो ये मेम्ब्रेन होती है तो कॉलॉइड के पार्टिकल्स इसमें से परमेबल नहीं होते हैं, ठीक है, बट जो सॉल्वेंट है जिसको हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं तो डिस्पर्सन मीडियम इसमें से आ जा सकता है, बट डिस्पर्स फेज यानी कि पार्टिकल्स जो है वो इसमें से आ जा नहीं सकते। तो इस तरह से ये SPM जो है एक ही खाली सॉल्वेंट के लिए परमेबल होती है। अब इसके अंदर आपने मेम्ब्रेन लगाकर और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो जा रहे थे इनका जाना यहाँ रुक जाएगा, अभी आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ सारे यहाँ आपके अटक जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में चार्ज तो फ्लो होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट यानी कि डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से। तो एज ए सॉल्वेंट जो है वो खुद डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट इसमें स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो होती है उस ऑस्मोसिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ऑस्मोसिस हो रही है तो इसको इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहेंगे। नेक्स्ट, कॉलॉइडल कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन मींस settling of colloidal particles. The process of settling of colloidal particles is known as कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होता है कि जब कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो भी उसके पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर एग्रीगेट होकर और वो हैवी हो जाते हैं। एग्रीगेट हो जाएंगे तो कॉलॉइड की साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी। कॉलॉइड पार्टिकल की साइज बड़ी होने की वजह से उसकी
ग्रेविटी की वजह से अब वो स्टेबल नहीं रह पाएगा सॉल्यूशन के अंदर और वो नीचे की ओर सेटल हो जाता है, नीचे की ओर बॉटम में सेटल हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कोगुलेशन होता है। अब ये किस तरह से किया जा सकता है? लॉन्ग टाइम तक खड़ा रहेगा तो भी हो सकता है, बट इसके अलावा अगर अपन को करना हो तो ये आपके सामने 4 प्रोसेस लिखे हुए हैं। बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो अभी जस्ट पहले अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफोरेसिस से। सेकंड जो है बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सॉल्व, दो ऑपोजिट चार्ज वाले सॉल्व को मिक्स कर लें तो उससे क्या होगा, उन दोनों के चार्ज ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और न्यूट्रल होने की वजह से अब वो स्टेबल नहीं रहेगी सॉल्यूशन के अंदर और वो ज्वाइन होने शुरू हो जाएंगे, एग्रीगेशन शुरू हो जाएगा और वो सेटल हो जाएंगे नीचे। बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग से भी कर सकते हैं। अगर मान लो एक्सेस में बॉइल करते हैं किसी कोलोइडल सॉल्यूशन को तो उसमें क्या होगा, बॉइल करने से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है उनकी केमिकल काइनेटिक्स इंक्रीज हो जाती है और वो फास्ट मूवमेंट करते हैं। फास्ट मूवमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, उनमें कोलिजन बढ़ जाता है, टक्करें बढ़ जाती है। तो टक्करें जब टक्करें बढ़ेगी तो उनमें क्या होगा, ऐसी कंडीशन में उनके ऊपर की जो एक लेयर बनी हुई है जो चार्ज आयन की, वो हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाए और उनका ऊपर का जो चार्ज है वो खत्म हो जाए, वो आपस में ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे, जिससे बॉइलिंग से उनको कोगुलेट किया जा सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, एक कोलोइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट अंदर ऐड करके और उससे भी हम जो है उसको कोगुलेट कर सकते हैं, कोगुलेशन कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि AgI का एक कोलोइड पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज आयन जैसे Ag प्लस तो आप देख रहे हैं कि सिल्वर आयोडाइड का जो कोलोइड सॉल्यूशन है, इस कोलोइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस डिपॉजिट हो गए हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज कोलोइड पार्टिकल्स हैं। आप काउंट करें इसको तो ये सिल्वर आयन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो +6 इसके ऊपर चार्ज है। अब हम इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने वाला नेगेटिव चार्ज वाला जो आयन होगा वो इसको न्यूट्रलाइज करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज वाला आयन जो है क्लोराइड आयन है, तो इसको कंप्लीटली न्यूट्रल करने के लिए नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितने चाहिए, इसके ऊपर पॉजिटिव 6 + 6 चार्ज है, तो इसको कंप्लीटली न्यूट्रल करने के लिए Cl कितने चाहिए, क्योंकि ये भी +1 +6 है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए -6 चाहिए अपन को। तो -6 के लिए ये आपको क्लोराइड कितना चाहिए, ये अपन को चाहिए 6, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन जो चाहिए इसको न्यूट्रल करने के लिए वो 6 चाहिए। सेकंड हम अगर हम लेते हैं सल्फेट, इसी जगह सल्फेट आयन होता है तो कितने सल्फेट आयन मिलकर इसको पूरा न्यूट्रल कर सकते हैं, तो वो हो जाएंगे, क्योंकि ये अकेला 2 के बराबर है, क्योंकि -2 चार्जेस अकेला 2 के बराबर है तो इसके नंबर ऑफ आयंस आएंगे 3। अगर इसकी जगह मैं फॉस्फेट आयन ले लेता हूँ, ठीक है, जो सॉल्यूशन है अगर वो फॉस्फेट आयन उसके अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन कितने चाहिए इसको पूरे को न्यूट्रल करने के लिए, तो वो चाहिए कि ओनली 2। तो आप ये देख रहे हैं कि कोगुलेशन पावर, पावर मींस आप ये समझते हैं जैसे एक कोई वर्क है, उस वर्क को करने के लिए एक तो 6 आदमी मिलकर कर रहे हैं, एक 3% मिलकर कर रहे हैं और एक ओनली 2% मिलकर कर रहे हैं, तो पावर किसकी ज्यादा है, जो कम लोग किसी काम को कर पा रहे हैं वो उनकी पावर ज्यादा है, ज्यादा जने मिलकर अगर कर रहे हैं तो उनकी पावर कम है, इसलिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी। तो एज इट इज यहाँ पर भी क्लोराइड 6 चाहिए, इसमें ये 3 और इसमें 2, तो इनकी पावर ऐसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कोगुलेशन पावर। तो कोगुलेशन पावर इंक्रीज हो रही है तो ये डिपेंड कर रहा है इनके ऊपर चार्ज पर। तो चार्ज जैसे इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोलाइट पर, तो इलेक्ट्रोलाइट आयन पर चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ में उसकी कोगुलेशन पावर इंक्रीज हो रही है, यही हार्डी-सूज़े का रूल है। तो ये बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसमें पॉइंट आता है हार्डी-सूज़े रूल, तो हार्डी-सूज़े रूल यही एक्सप्लेन कर रहा है इसमें। तो बस किया, तो ये ऑर्डर ऑफ रेगुलेटिंग पावर ये है
एनायन के लिए एनायंस इलेक्ट्रोलाइट, एनायन में इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज वाले कोलॉइड सॉल्यूशन को कोगुलेशन करता है, उसके लिए ये पावर का ऑर्डर है। और ये कि अगर मान लो कोलॉइड चार्ज जो कोलॉइड पार्टिकल्स है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उनको हमें कोगुलेट करना है, तो नेगेटिव चार्ज कोलॉइड्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट की होगी। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट की होगी तो उनकी पावर जैसे जैसे इनके ऊपर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे इनकी कोगुलेटिंग पावर इंक्रीज होती है। सोडियम के कंपेरेटिव बेरियम की ज़्यादा होगी, बेरियम की कंपेरेटिव एल्यूमिनियम की ज़्यादा होगी। इस तरह से ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये रेगुलेटिंग पावर का।